अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के सेकंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है एमके पब्लिकेशंस, उसके ऑफिशियल चैनल से आपसे मुखातिब हूं। और रिसेंटली हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस जो है ऑफिशियल चैनल, उसको हैक कर लिया गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आईटी एक्सपर्ट्स की टीम है काफी हद तक उसको रिकवर कर लिया गया है। बाकी अगर आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह सून इट विल बी रिकवर्ड। तब तक हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे एमके पब्लिकेशंस पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा न्यू चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेटा आज हम इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है एंग्लो सेक्सन, इससे पहले मैं ग्रीक लिटरेचर के हवाले से 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और आज हमारी लेक्चर सीरीज का ये 3rd लेक्चर है। एंग्लो सेक्सन एज के बारे में हम बात करेंगे और इस लेक्चर सीरीज में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्सन एज की अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्सन एज मेरा बेटा 450 से यानी मिड 5th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 1066 बैटल ऑफ हेस्टिंग तक चलता है। इसमें अब कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो एंग्लो सेक्सन को 7th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा ये जो एंगल्स और सेक्सन, ये जो ट्राइब्स थे, ये सरजमीन पर 5th सेंचुरी में आए और तब से ही ये जो एंग्लो सेक्सन एज है ये स्टार्ट होती है। और जो हिस्टोरियन 7th सेंचुरी से इसको स्टार्ट करते हैं वो बुनियादी तौर पर जब क्रिश्चियनिटी जो है वो इस खित्ते में फ्लरिश हो चुकी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में इसे 7th सेंचुरी से कंसीडर करते हैं। द टर्म, अब सबसे पहले हम टर्म को देख लेते हैं। एंग्लो सेक्सन जो टर्म है इसका ओरिजिन क्या है? द टर्म एंग्लो सेक्सन एज। अब ये टर्म एंग्लो सेक्सन एज जो है ये मेरा बेटा किस लिटरेचर के ऊपर अप्लाई होती है? ये बुनियादी तौर पर इज यूज्ड रेफर टू द पीरियड बिटवीन द 7th सेंचुरी एंड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब देखें कि जो 7th सेंचुरी है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटे कि 7th सेंचुरी तक क्रिश्चियनिटी जो है वो यहां पर फ्लरिश हो चुकी थी, इसलिए 7th सेंचुरी से। अदरवाइज मेरा बेटा 5th सेंचुरी। अब अगर 5th और 7th से मेरा बेटा दोनों में से एक पूछा जाएगा पेपर में तो फिर ये 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, और अगर दोनों भी हो तो 5th जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब ये इसलिए 7th का रेफरेंस यहां पे ऐड कर दिया क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको 7th सेंचुरी से स्टार्ट किया है और ये चलता है 1066 तक और ये बैटल ऑफ हेस्टिंग तक। अब द लैंड वाज रूल्ड बाय द एंग्लो सेक्सन हु वर ग्रुप्स ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। अब ये ट्राइब्स जो एंगल्स और सेक्शंस थे, ये ट्राइब्स कौन थे मेरा बेटा? ये जर्मेनिक ओरिजिन के ट्राइब्स थे, एंगल्स और सेक्शंस एंड ज्यूट्स। और ये ज्यूट्स थे माइग्रेटेड, या कहां से आए थे मेरा बेटा? नॉर्थ यूरोप टू ब्रिटेन आफ्टर द रोमन लेफ्ट। एंग्लो कम्स फ्रॉम द एंगल्स, वन ऑफ दीज ट्राइब्स, और सेक्शन कम्स फ्रॉम द सेक्शंस एंड अदर ट्राइब। तो यहां पे ये जो एंग्लो सेक्शंस थे ये बुनियादी तौर पे जर्मेनिक ट्राइब्स थे और ये इस खित्ते में आए मिड 5th century में। अब this period of English history is characterized by growing influence of Christianity in England, largely due to the missionary endeavors of the Church of Ireland and Church of Rome। और इस दौरान मेरा बेटा यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है वो फ्लरिश होना शुरू हो गई थी और 7th सेंचुरी में जो क्रिश्चियनिटी है वो तमाम इस खित्ते पे ऑलमोस्ट है वो ओवरकम कर चुकी थी। A critical history of literature comments that it was Christianity that brought the Anglo-Saxon in touch with Europe and hence with classical civilization of Rome and Greek। तो कुछ जो मेरा बेटा हिस्ट्रीज है, कुछ जो हिस्टोरियंस है वो रिलेट करते हैं किसको? इसको जो एंग्लो सेक्सन को, क्रिश्चियनिटी को मेरा बेटा किसके साथ? जो क्लासिकल रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन थी। और दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स दो ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ व्हाट वाज रियली रिटन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज द एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। अब इस टाइम स्पैन में मेरा बेटा जो एक जिसको हम फोक लिटरेचर कह लें या जो उनकी जो पोएम्स थी और इसके अलावा जो चीजें लिखी गई थी वो मेरा बेटा एंग्लो सेक्सन एज का इस ये 5th सेंचुरी से ऑनवर्ड 1066 तक जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको हम एंग्लो सेक्सन लिटरेचर बोलते हैं। These groups came originally as mercenaries to help defend against the invaders, but they stayed and began to settle, conquer and build their own kingdoms। ये बुनियादी तौर पे यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं इन लोगों को, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन फिर इन्होंने यहीं पर रहना शुरू कर दिया और अपनी किंगडम्स यहाँ पर बना ली। द एंगल्स अकॉर्डिंग टू लिजायस एंड कज़ेमियन, लिजायस एंड कज़ेमियन की मेरा बेटा जो हिस्ट्री है वर द पीपल बिलोंगिंग टू द लैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ हम्बर और द
Jutes of the land of Kent of those belonging to their territories south of the Thames। तो इसमें सिर्फ बुनियादी तौर पे आपने एंगल्स कहां से आए थे, उनका ओरिजिन क्या था, सेक्शन कहां से आए थे, उनका ओरिजिन क्या था, और ये टाइम पीरियड, इसको मेरा बेटा आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए दे हैड जर्मैनिक ओरिजिन एंड हेल्ड फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल German nations Anglo-Saxon and Lutheran। Angles and Jutes came from the modern Jutland and its neighboring island। These Anglo-Saxons and Jutes founded three kingdoms। अब यहाँ पे इंग्लैंड में बुनियादी तौर पर एंगल्स ने, सेक्शंस ने और ये जो ज्यूट्स थे, इन्होंने तीन किंगडम्स बनाई इन इंग्लैंड सून आफ्टर देयर अराइवल इन इंग्लैंड में अपने आने के बाद इन्होंने एंगल, सेक्शंस और ज्यूट्स ने तीन डिफरेंट किंगडम्स बनाई। सेक्शन एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। जो सेक्शंस है इन्होंने इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद द एंगल सेटल्ड इन द ईस्ट नॉर्थ एंड द मिडलैंड्स। और जो एंगल्स है इन्होंने ईस्ट नॉर्थ और मिडलैंड में कब्जा किया, एंड ज्यूट्स फाउंडेड द किंगडम ऑफ केंट इन द साउथ वेस्ट। और जो ज्यूट थे ये साउथ वेस्ट में। तो ये वो तीन किंगडम्स हैं जो सेक्शंस ने, एंगल्स ने और ज्यूट्स ने बनाई। अकॉर्डिंग टू डेशेस द एंग्लो सेक्शन गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। तो जो मेरा बेटा डेविड डेशेस की हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो एंग्लो सेक्शंस हैं उन्होंने इंग्लैंड को इसका नाम और लैंग्वेज दिया। अब अगर हम इसके लिटरेचर की, तो इसका था मेरा बेटा बैकग्राउंड, इनका जो ओरिजिन था, एंगल, सेक्शंस और ज्यूट जो ट्राइब्स थे इनका जो ओरिजिन था। अब इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात कर लें इन पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेचर, तो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ रिटन एंड ऑरल वर्क। अब रिटन और ऑरल वर्क मेरा बेटा जो प्रोड्यूस हुआ कहां से, 450 से 1066 तक, इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं और इसको मेरा बेटा एंग्लो सेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। और इस दौरान जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ इसको हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर बोलते हैं। द एंग्लो सेक्शन लिटरेचर विच करंटली एग्जिस्ट ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ व्हाट वाज एक्चुअली रिटन ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्शन एज। अब करंट हमारे पास जो लिटरेचर मौजूद है मेरा बेटा वो कुछ पार्ट्स हैं जो इस ड्यूरेशन में लिखे गए। और उसके बाद आप देख लें जी, दे गेव courtesy, the generosity of rulers, loyalty of retainers, thirst for fame through heroic deeds, pride, और इसके बाद आप pedigree and infusion of legends with reality all betray essentially pagan roots। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा आप देख लें कि जिसके अंदर हम लव, शिवलरी, ऑनर, ट्रूथ, फ्रीडम, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम बात करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो इनके लिटरेचर के अंदर पाई जाती हैं। और इसमें अगर हम ये बात कर लें कि however a growing influence of Christianity is unmistakably clear in all the Anglo-Saxon literature, virtue, piety and purity seem to have become as important as heroism, fame and glory। जैसे उनके अंदर मेरा बेटा heroism, fame और glory ये उनके लिटरेचर के प्रोमिनेंट थीम थे, बिल्कुल इसी तरह से जब क्रिश्चियनिटी जो है वो फ्लरिश होना शुरू हुई तो फिर वर्च्यू, पाइटी और प्योरिटी ये उनके लिटरेचर के थीम्स बनते गए। और जब ये वर्च्यू, पाइटी, प्योरिटी क्रिश्चियनिटी की वजह से आए तो इसीलिए 7th सेंचुरी से कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो स्टार्ट करते हैं Anglo-Saxon age को। The moral under the tone of Anglo-Saxon literature foreshadow the later chivalrous idyls and adventurous romances as the Christian English writer and compiles gradually turn fighters, warriors and slayers of monsters into saints filled with pious wisdom and noble sentiments। और एक्चुअली मेरा बेटा जो Anglo-Saxon के जो ट्राइब्स थे या इस टाइम स्पैन में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसमें वो जो अपने उनके जो लोकल हीरोज थे उनको प्रेज करते थे, वो जो वॉरियर्स थे उनको प्रेज करते थे, और उनकी वो जो नॉर्म्स थी, वो जो वैल्यूज थी, वो जो कल्चर थे वो उसको प्रमोट करते थे अपने लिटरेचर के इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, इन द फॉर्म ऑफ एपिक्स। और जो यहाँ पे बेवुल्फ पोएम लिखी गई है जो एनोनिमस है जिसका पोएट, उसको भी मेरा बेटा कुछ जो क्रिटिक्स है वो एपिक कंसिडर करते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ द एंग्लो सेक्शन लिटरेचर ड्रॉज ऑन द कॉन्टिनेंटल रूट्स ऑफ द पैगन एंसेस्टर्स ऑफ एंग्लो सेक्शन राइटर्स वर्क्स लाइक बेवुल्फ एंड रिवील द कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन। तो इसमें बेटे आप देख लें कि अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो वो पैगन ओरिजिन मिलता है, और उसमें आप ये देख लें कि जिस तरह से हम बात करते हैं बेवुल्फ की, तो बेवुल्फ का भी जो पोएट है वो एनोनिमस है, और बेवुल्फ की जो स्टोरी है वो तो एक्चुअली पोएम तो बेटा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन हम आगे चल के बेवुल्फ को भी डिस्कस करेंगे, उसके क्रक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एंग्लो सेक्शन के जो अब लिटरेचर है उसके अंदर ट्रूथ है, फ्रीडम है, ऑनर है, शिवलरी है, और जब क्रिश्चियनिटी मेरा बेटा गालिब आना शुरू होती है तो उसमें वो जो
एक आप ये कह लें कि प्योरिटी है, पाइटी है, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री, अगर एंग्लो सेक्सन पोइट्री की बात कर लें तो देयर इज अ डीप गल्फ बिटवीन एंग्लो सेक्सन एंड इंग्लिश पोइट्री। द एंग्लो सेक्सन पोइट्री इज डेलिबरेटली आर्काइक। अब मेरा बेटा अगर इंग्लिश पोइट्री की बात करें ना, तो ओरिजिनली इंग्लिश पोइट्री को बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है वो चौसर से स्टार्ट करते हैं। चौसर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और बहुत सारे मेरा बेटा चूंकि जो एग्जाम्स है उनमें एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन से ऐसा जिस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया सिवाय एक दो क्वेश्चंस के, लेकिन चूंकि मेरा बेटा बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करना मकसूद था, इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट चौसर से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। आपको इंग्लिश हिस्ट्री का पता होगा कि इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो किस तरह से फ्लरिश हुई है, कौन से ट्राइब्स थे, इन्होंने फिर किस तरह से लिखना शुरू किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा जब एंग्लो नॉर्मन्स आए, वो नॉर्मंडी फ्रांस के जो ट्राइब्स आए, वहां से फिर फ्रेंच से काफी सारी चीजें आई, और फिर जो है वो फ्रेंच फ्लरिश होना शुरू हुई नॉर्मन्स के उसमें। और उससे फिर आप ये देखेंगे कि चौसर का जो टाइम है उसको हम तीन हिस्सों में जैसे डिवाइड करते हैं, जो उसके ऊपर इटालियन इंपैक्ट है, जो फ्रेंच और फिर इंग्लिश पीरियड है। तो एनीवेज बेटा ये सिर्फ हम इसको के एक आपका जो बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एक दो दफा पेपर में बेवुल्फ के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेवुल्फ का जॉनरा क्या है या बेवुल्फ का पोएट, तो वो पोएट जो है वो एनोनिमस है। उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें कि कॉन्सिक्वेंटली टर्न्स द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वर्ड्स बिकम कंसेक्रेटेड इन content which is blend of pagan idols and Christian piety. अब Christian undertone lend the Anglo-Saxon political works moral purpose and color it with zeal. अब वो जो मेरा बेटा एक pagan वर्क था एंग्लो-सैक्सन्स का, उसके जब क्रिश्चियनिटी जो है वो फ्लरिश होना शुरू हुई, तो उसके अंदर फिर मेरा बेटा वो जो उनके थीम्स हैं वो चेंज होना शुरू हो गए, उनके लिटरेचर की आप यू कैन से कि वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। द एंग्लो-सैक्सन प्रोज यूजेस ऑर्डिनरी डे टू डे स्पीच। एंग्लो-सैक्सन का जो प्रोज है उसमें डे टू डे जो स्पीच है, और इट्स पर्पस इज नॉट टू मूव बट टू इंस्ट्रक्ट एंड रिफॉर्म। और इसका पर्पस जो है वो चीजों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें क्या करना था, रिफॉर्म करना था। और उसके बाद आप देख लें इंस्ट्रक्ट करना था। इट अपील्स टू अंडरस्टैंडिंग नॉट टू इमोशंस। और जो यहाँ पे एंग्लो सेक्सन एज में जो प्रोज है पोइट्री के अंदर, तो मेरा बेटा वो अपने हीरोज को प्रेज करते थे, और साथ ही जब क्रिश्चियनिटी आ गई तो फिर वो क्रिश्चियन वैल्यूज उसमें ऐड होना शुरू हो गई उनके थीम्स के अंदर। और यहाँ पे मेरा बेटा प्रोज की अगर बात कर लें तो प्रोज के अंदर इमोशंस की बजाय जो है वो रेफर्मेशन के एलिमेंट्स थे, इंस्ट्रक्शंस के एलिमेंट्स थे, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के एलिमेंट्स थे। द एंग्लो-सैक्सन प्रोज इज मच क्लोजर टू मॉडर्न इंग्लिश प्रोज देन एंग्लो-सैक्सन पोएट्री इज टू मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। अब एंग्लो-सैक्सन प्रोज जो है मेरा बेटा वो मॉडर्न प्रोज के काफी सारा क्लोजर है, क्योंकि इसके अंदर भी काफी सारे डायडेक्टिक पर्पस हैं और डे टू डे इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह की चीजें हैं। और अगर हम एंग्लो-सैक्सन पोएट्री की बात कर लें तो एंग्लो-सैक्सन पोएट्री के अंदर भी काफी सारे इस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। इवन दो देयर आर वास्ट similarities in vocabulary and grammar, yet an unmistakable unity exists. अब अगर हम बात कर लें बेटे ये मॉडर्न लिटरेचर की, मॉडर्न पोइट्री की, मॉडर्न प्रोज की, तो उसके अंदर भी चीजें फ्रेगमेंटेड इन पार्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, और उसमें भी ओपन एंडेड चीजें हैं, और उसमें भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिमिलरिटीज हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बेटे ग्रामर का, स्ट्रक्चर का, इन सारी चीजों का डिफरेंस है। तो बुनियादी तौर पर ये वो जो लिटरेचर का एवोल्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर का, उसको हम देख रहे हैं। बेवुल्फ की अगर हम बात कर लें, इट इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। इस बात पे मेरा बेटा अब जो है वो काफी सारे क्रिटिक्स से डिसएग्री भी करते हैं कि ये एपिक नहीं है, और कुछ जो मतलब इसमें वो कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि द वन एंड ओनली एपिक इन इंग्लिश वो पैराडाइज लॉस्ट है, और कुछ जो है वो इसकी फेरी क्वीन, जो स्पेंसर की फेरी क्वीन है, उसको भी एपिक कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली स्पेंसर का जो इंटेंशन था वो 24 बुक्स लिखने का था, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट कंप्लीट। तो इसको जो है वो एपिक, बहरहाल जो डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं उसमें इसको बेवुल्फ को एपिक बोला गया। रिफ्लेक्ट्स मेनी कोर एंग्लो सेक्सन वैल्यूज एंड कल्चरल आइडियाज। दिस पोएम सेट इन स्कैंडिनेविया, पोएम की सेटिंग देख लें, शोकेसेस द हीरोइक कोड, और ये उनके लिटरेचर के अंदर कॉमन चीजें थी। थ्रू बेवुल्फ ब्रेवरी, लॉयल्टी, परसुएट्स ऑफ ग्लोरी, एम्फसाइजिंग इन इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी टू वंस किंग एंड ट्राइब। इट आल्सो हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ गुड वर्सेस इवल। अब मेरा बेटा ये देख लें कि ये एंग्लो सेक्सन का जो लिटरेचर है, और ये जो क्रिश्चियन मेरा बेटा एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड होना शुरू हुए, तो फिर गुड वर्सेस इवल, लॉयल्टी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विजन्स। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें जी, इसमें अगर हम बात करें जॉनर्स एंड फॉर्म्स की, तो एपिक पोइट्री है, रिलीजियस पोइट्री है, और एलेगिक पोइट्री है। इसमें लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। एपिक आपको पता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, एपिक की कुछ ट्रेडिशंस है, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे भी। और वो जो गॉडेस ऑफ पोइट्री है, वो जो म्यूज ऑफ
पोएट्री है उसको भी मेरा बेटा इन्वोक किया जाता है। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है अबाउट हीरोइक डीड्स एंड लेजेंडरी फिगर्स, और इसके एग्जांपल यहाँ पे हम बेवुल्फ दे सकते हैं। इसी तरह से रिलीजियस पोएट्री है, हाइम्स है, मेडिटेशंस है एंड एलेग्रीज रिफ्लेक्टिंग क्रिश्चियन बिलीफ्स, और एक पोएट्री है पोएम्स एक्सप्रेसिंग सॉरोज, लॉस एंड ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ, और उसके बाद रिडल है, क्लेवर मेटाफोरिकल पजल्स फाउंड मोस्टली इन द एग्जिटर बुक, और हिस्टोरिकल प्रोज है। अगर इसके प्रोज की हम बात कर लें तो क्रॉनिकल्स एंड सच एज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री एंड इवेंट्स, और उसके बाद हीरोइक पोएट्री है। Heroic poetry beta, this genre celebrated warriors and their deeds, often featuring battles, quest and the कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। उसके बाद अगर हम पोएट्स की बात कर लें एंग्लो सैक्सन एज की, तो सेनेवुल्फ है 757 टू 786, और क्रिश्चियन पोएट है हु लिव्ड बिटवीन 8th एंड 9th सेंचुरी, और इसमें नोन फॉर सिंगिंग हिज नेम्स इन runes within his poems, wrote religious poetry often focused on the lives of saints, और इसके वर्क्स हैं द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स और जुलियाना, एलेन और क्राइस्ट सेकेंड ऑफ द एंसेंस। उसके बाद आप कैडमन को देख लीजिए 658 टू 680, और कंसिडर द अर्लीस्ट नॉन इंग्लिश पोएट, हर्ड्समैन एट द मोनास्ट्री ऑफ विट बाय who according to the venerable Bede को मेरा बेटा फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी बोला जाता है, was gifted with the divine ability to compose religious works इसके देख लें कैडमन्स की हाइम है। एंग्लो सैक्सन प्रोज राइटर की अगर हम बात कर लें किंग एल्फ्रेड ग्रेट है, और उसके बाद बीड के ऊपर जो हमने नाम दिया है पेस्ट्रल, इसके वर्क्स की बात कर लें तो पेस्ट्रल केयर है 890, और उसके बाद कॉन्सलेशन ऑफ फिलोसफी है 892 895, सोलिलोक्वीज है 895, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स 891, अल्फेरिक है 955 टू 10, और इसके जो वर्क्स है इसमें कैथोलिक होमिलीज है 990 टू 95 के दरम्यान। और इन वर्क्स के बेटा एक बात याद रखिएगा, नेम्स आपको पता हो वेल एंड गुड, नहीं भी पता तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, सिवाय बेवुल्फ के और ये बेवुल्फ पोएम के और ये 2-3 पोएट्स के, और इनकी पोएट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एंगल्स और सेक्शंस का जो ट्राइब्स हैं इनके बैकग्राउंड के हवाले से। फिर उसके बाद आप देख लीजिए वुल्फस्टेन जो है वो 952 1023, और सर्मोलोपी एंड एंग्लोज इसके वर्क का नेम है। लिटरेरी डिवाइसेस को देख लें, यहाँ पे इन्होंने एलिट्रेशन को बेटे यूज किया, और इसमें एंग्लो सैक्सन पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ एलिट्रेशन, कैनिंग एंड सिजोरा। ये वाली जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनका बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज मिलता है एंग्लो सैक्सन पोएट्री के अंदर। आपको एलिट्रेशन जो है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रेस सिलेबल क्रिएटिंग अ म्यूजिकल इफेक्ट। तो ये मेरा बेटा कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन है वर्ड्स के स्टार्ट में जो म्यूजिकलिटी क्रिएट करती है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। कैनिंग है मेटाफोरिकल फ्रेजेस, कंपाउंड वर्ड्स दैट रिप्लेसेस सिंगल नाउन एडिंग डेप्थ एंड इमेजरी, जैसे वेल रोड फॉर द सी। तो ये मेरा बेटा जो मेटाफोरिक टेक्निक है, मेटाफोरिकल फ्रेजेस हैं, ये इनका यूजेज जो है ये कैनिंग बोला जाता है। और सिजोरा पॉज ब्रेक इन द मिडल ऑफ द लाइन ऑफ पोएट्री की लाइन के दरमियान में एक जो पॉज लिया जाता है, एक जो ब्रेक ली जाती है, ये टेक्निक ऑफन इंडिकेटेड बाय पंक्चुएशन अलाउइंग फॉर द ब्रीथ और शिफ्ट ऑफ थॉट। उसके बाद वेरिएशन है द रीस्टेटिंग ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस। और उसके बाद आप देख लीजिए ये लिटर्स है अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट यूजिंग negation of the opposite, और ergac tone है a mournful or reflective tone of phonematic loss or death। तो बेटा एंग्लो सैक्सन एज की हमने बात की, इसमें हमने बात की 450 से स्टार्ट होता है 1066 तक चलता है, और इस दौरान में बेटे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ ऑरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, उसको हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर बोलते हैं। उसमें फिर हमने ये देखा, पहले हमने इन ट्राइब्स के ओरिजिन को देखा, फिर उन 3 किंगडम्स को देखा जो एंगल्स ने, सेक्शंस ने और ड्यूट्स ने बनाई थी, और उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी आने से पहले, क्रिश्चियनिटी फ्लरिश होने से पहले ये जिस टाइप का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे, इनके लिटरेचर के जो थीम्स थे, क्रिश्चियनिटी के बाद के जो थीम्स थे। फिर हमने मेरा बेटा बेवुल्फ की बात की यहाँ पे, और फिर कैडमन की बात की, अल्फेरिक की बात की, अल्फ्रेड की बात की, बीड की बात की। तो यहाँ पे जो प्रोज राइटर और पोएट्स थे उनकी बात की, और उनकी पोएट्री के अंदर जो एलिट्रेशन, जो कैनिंग और जो सिजोरा, ये जो टेक्निक्स है ये यूज की गई, इनकी बात की। तो होप सो बेटा आपको चीजों की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारा AJKPSC लेक्चर इंग्लिश, FPSC लेक्चर इंग्लिश, BPSC लेक्चर इंग्लिश और इसके अलावा SPSC लेक्चर इंग्लिश, इसके न्यू सेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी से। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा 2 मंथ्स का सेशन होता है, और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 6000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।